एप्लीकेशन से शुरू करेंगे। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अगर आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना है तो यू फाइल एन एप्लीकेशन टू द आरओसी, राइट। और वो आरओसी का आप जो भी एप्लीकेशन फाइल करते हो, हमने बोल रखा है कि चार्ज क्रिएट होने के 30 दिन के अंदर करवा लो। तरीका क्या है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। हमने CHG 1 और 9 देखा था, वहाँ पर CHG 1 नॉर्मल के लिए था, 9 डिवेंचर होल्डर्स के लिए था, करेक्ट। तो बस इफ यू वांट टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वेयर अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, तो फिर आप चार्ज होल्डर में अप्लाई टू दी आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो ये चीज़ अलग हो गई यहाँ पर। जो चार्ज है वो किसके फायदे के लिए है देखा जाए तो? कंपनी के भी नहीं है ना, सामने वाले के बंदे के है ना। सोच के देख, मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और मैंने उसको चार्ज नहीं, मैंने रजिस्टर नहीं करवाया, अगर तो कल को वो अनसिक्योर्ड जैसे ट्रीट हो जाएगा तो मेरी प्रॉपर्टी छूट जाएगी। कंपनी में फायदा है जिसने पैसे दिए, जिसने पैसे लिए हाँ उसका फ़ायदा है, राइट, सॉरी, उसका फ़ायदा है। और सामने वाला बंदा उसका नुकसान है। तो चार्ज रजिस्टर करवाना किसका फ़ायदा है? जिसने पैसे दिए, सामने वाले बंदा, राइट। तो इसलिए ही यहाँ पर दो तरीके से बात कर रहे हैं कि कंपनी करवा ले रजिस्ट्रेशन विद इन 30 दिन, क्योंकि वो 30 days के अंदर होता है। और अगर कंपनी फेल हो जाती है ना, तो जो चार्ज होल्डर जो है, जिसके नाम से पैसे लिए, जिसके पास हमने सामान गिरवी रखा है, वो भी रजिस्टर करवा सकता है। तो द चार्ज होल्डर में अप्लाई टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन एज वेल। बढ़िया। वो जो साइड में जाके एरो दी हुई है, बढ़िया, तो वो उससे रजिस्टर करवा लेगा। और वो साइड में जाके जो एरो दी हुई है, उसने क्या बोला? आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज होल्डर कैन रिकवर द एडिशनल फीस पेड टू द आरओसी फ्रॉम द कंपनी। पॉइंट समझ में आया? वैसे चार्ज का रजिस्ट्रेशन हम खुद करवाते हैं, जिस बंदे ने लोन लिया है वो करवाता है। पर क्योंकि अगर कंपनीज कई बार भूल जाती हैं या नहीं करवा पाती रजिस्ट्रेशन, उन दोज केसेस द चार्ज होल्डर, जो पर्सन द लेंडर गेट्स द रजिस्ट्रेशन डन। व्हेन इट गेट्स रजिस्ट्रेशन डन फ्रॉम द, जो भी रजिस्ट्रेशन हो गया, तो वो बंदा कंपनी से उस चीज़ के पैसे रिकवर करेगा, ठीक है। ये क्लैरिटी है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट बोला विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एज पर सेक्शन दिस, यानी कि अब अगर तुम खुद करवा रहे हो या ये भी करवा रहे हो तो कैसे कराया जाएगा? विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, वही 30 days या जैसे डेज दे रखे हैं। और एडिशनल टाइम में जो करवाओगे विद एड वॉल्यूम फीस। एड वॉल्यूम मतलब जो भी चार्ज की अमाउंट होगी उस पर जो एक्स्ट्रा पेनल्टी लग रही है वो 0.05% है ना, वो याद है। अगला ये सब हो गया। उसके बाद वंस द चार्जेस डन, ठीक है। तो दो तरीके से, अगर कंपनी ने खुद करवाया है तो कंपनी उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी चार्ज का। पर अगर कंपनी ने नहीं करवाया, दूसरे बंदे ने रजिस्टर करवाया है, तो दूसरा बंदा जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देगा ना, तो वो लोग कंपनी को एक शो कॉज नोटिस देंगे कि भाई दूसरा बंदा दे रहा है, पहली बात तो तूने क्यों नहीं दिया, और अगर उसने दिया तो मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, तू बता क्यों नहीं करूँ। शो द कॉज वाई शुड आई नॉट रजिस्टर हिज एप्लीकेशन, ठीक है। सी आरओसी में इशूड नोटिस टू द कंपनी कॉलिंग शो कॉज नोटिस ऑन सच एप्लीकेशन ऑफ चार्ज होल्डर, जिसके पास आपने सामान गिरवी रखा है उसके एप्लीकेशन मिलने पर। आ रही बात समझ? कहाँ से पढ़ा आपने? ये हाँ जी, मिला? अलग है कुछ, ये है ना, ये वाला, ठीक है। तो आरओसी जो होगा, आरओसी में इशू नोटिस टू द कंपनी कॉलिंग शो कॉज नोटिस ऑन सच एप्लीकेशन ऑफ चार्ज होल्डर। वंस दैट इज डन, आरओसी या तो इटसेल्फ रजिस्टर कर देगा या तो कंपनी में शो सफिशिएंट कॉज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इफ नो शो कॉज इज शोन तो आरओसी फिर भी रजिस्टर कर देगा विद इन 14 days आफ्टर गिविंग द कंपनी अ नोटिस कि भाई रजिस्टर कर रहा हूँ। आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब तक? कोई डाउट है कहीं पर भी? ठीक है। अगला, ये जो तुम्हारे अभी नीचे भी लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो फ्लो चार्ट में है, तो बस वो पढ़ लोगे, कुछ अलग है? सेम है ना? चलो डन। एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। अब अगर कोई इंसान कोई कंपनी या कुछ भी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है जिस पर चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है, बात समझ आ रही है? जिस पर चार्ज क्रिएटेड है, जो चीज़ कहीं पर ऑलरेडी गिरवी रखी हुई है, तो हम वहाँ पर बात करें क्या ये अलाउड है, या अगर अलाउड नहीं है तो कैसे है, उसका क्राइटेरिया ऑफ इट, ठीक है। मतलब आप बोल रहे हो एक लैंड है, उससे पहले कोई चार्ज है, बट कोई थर्ड पर्सन है वो उस लैंड को खरीदना चाहता है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है? प्रोविजन 77 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन
of charge shall so far as may be applied to a company acquiring any property subject to a charge is the meaning of that section or where is modification in terms of the conditions as ठीक है under that section. तो इवेंचुअली मतलब इसकी ये वाला सेक्शन उस पर भी अप्लाई होगा जो न्यू चार्ज होगा, उस पर भी अप्लाई होगा जो मॉडिफाइड चार्ज होगा, राइट. मॉडिफाइड ऐसा कुछ चेंज हुआ है, लॉस चेंज हुआ है, लोन बढ़ गया, लेंडर चेंज हो गया, एनीथिंग, ठीक है. तो वो दोनों चीज़ रजिस्टर होती है. कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ चार्ज when the modification in the particulars of a charge by the asset reconstruction company in terms of कैसे पढ़ोगे तुम सरफेसी एक्ट ठीक है. कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज. अंडरस्टैंड यहाँ पर हो क्या रहा है, धीरे धीरे ध्यान से पढ़ो. जब कंपनी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है जो प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, तो when the modification in the particulars of charge by ARC in terms of the act rough third line, the charge is required to be registered as required in case of the registration of charge under 77. The time limit provided to section 77 shall apply from the date of completion of acquisition as the asset becomes asset of the company from such date. कुछ समझ आया कि कंपनी अगर मान लो कोई इंसान अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, मतलब वो प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी पड़ी है. आई बात समझ. अब अंडरस्टैंड अगर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जो किसी के पास गिरवी पड़ी है, ठीक है, तो मैं उसको उस प्रॉपर्टी के क्या पूरे पैसे दूंगी? दिमाग लगाओ. अगर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, कुछ एक लैंड है जिसका वैल्यू है कुछ 10 करोड़ रुपीस, ठीक है. ये प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है, कहीं पर गिरवी पड़ी है ये प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है. अब इस प्रॉपर्टी पर मान लो 6 करोड़ का लोन है, सही, कुछ और पैसा वो बंदा दे चुका है, कुछ 6 करोड़ देना बाकी है, ठीक है. इस केस में अब मैंने ये ज़मीन खरीदनी है. ये ज़मीन का हमारा डिसाइड हुआ कि वैल्यू है मान लो 15 करोड़, ठीक है, बढ़िया. मैंने ये ज़मीन जो भी है उसमें एक्स्ट्रा करके बेची, वॉटेवर बेची, 15 करोड़ में बेची. इस 15 करोड़ की ज़मीन पर ऑलरेडी 6 करोड़ का तो लोन चल रहा है ना, तो मैं उस बंदे को 11 करोड़ भी तो दे सकती हूँ. नहीं 11 नहीं 9 दे सकती हूँ. पॉइंट समझ में आया. मैं क्या करूँगी, मैं 9 करोड़ उसको दे दूँगी, बाकी का 6 का मैं लोन चुका दूँगी, काम खत्म हो गया ना. यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि एक चार्ज में तो भी तो मॉडिफिकेशन आया है. अंडरस्टैंड. पार्टी चेंज हो गई ना, जो पैसा भरने वाली पार्टी चेंज हो गई. तो उन्होंने बोला कि अगर कोई इंसान ऐसा कुछ करता है, एक प्रॉपर्टी जिस पर चार्ज क्रिएटेड है वो खरीदता है, तो जिस दिन आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उस दिन से आप 30 दिन गिनोगे और फिर एक नया रजिस्ट्रेशन फाइल करोगे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का. आया बात समझ? पक्की बात है. चेयर पे बैठो दिखता है क्या? नहीं, इतना ही होगा. अब उधर नहीं हो जा रही थी, कोट ना बढ़िया ऊँट है. कॉलेज में उस सर को बोल के दिखाइए पंखा चालू कर क्या. कंपनी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, ये हो गया. उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज आओ. वही है एक तरीके से. फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ रीड कर लो. देयर आर टाइप्स कि कब कब होता है. मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इंक्लूडिंग वेरिएशन ऑफ रेट. कोई भी तरीके से मॉडिफिकेशन हो सकता है. प्राइस बढ़ गया, इंक्रीज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ बोरोइंग, स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज, ये वाली चीज़ गिरवी रखी थी दूसरी रख ले. एक्सटेंशन इन टाइम रिपेमेंट का मे बी म्यूचुअली एग्रीड और बाय ऑपरेशन लॉ. इवन इफ द राइट्स ऑफ अ चार्ज होल्डर आर असाइन्ड टू अ थर्ड पार्टी इट विल बी रिगार्डेड एज मॉडिफिकेशन. ठीक है, आ रहा है. उसके बाद आ जाओ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. ये सेम है यार, ये जो पढ़ रखा है हमने सारा प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. अगर आपने चार्ज इंडिया में या बाहर क्रिएट किया उससे फर्क नहीं पड़ेगा. चार्ज किस पर भी क्रिएट होता है, प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग एनीथिंग. टाइम लिमिट हमने पढ़ रखा है पीछे, वो 30, 60 और एक्स्ट्रा और 60 यूनिट्स हो जाते हैं. फॉर्म्स दे रखे हैं अगर आपको रजिस्टर करवाने के 1 और 9. सर्टिफिकेट मिलता है आपको 2 और 3 में. 2 में नॉर्मल, 3 में मॉडिफिकेशन. ठीक है.
अगला प्रोसीजर, ये देखो अब ये यू गाइस नो दिस, अगर आप कोई तरीके से प्रोसेस टू बी क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, आपको चार्ज क्रिएट करना है तो पहले कंपनी आपस में डिसाइड तो करेगी ना कि चार्ज क्रिएट करें ना करें, राइट। तो देयर विल बी अ बोर्ड मीटिंग फॉर दैट रिगार्ड। उसका आप नोटिस देते हो 7 दिन का, राइट। 7 दिन का नोटिस प्लस एजेंडा जाता है टू कंसिडर कि डू वी हैव टू इवन गिव अ नोटिस ऑफ दैट। फिर बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा कि एग्जैक्टली चार्ज क्रिएट करना है, कितने वैल्यू का करना है, किस एसेट पर करना है, राइट। क्योंकि कंपनी की अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से हम जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को भी पूछेंगे। तो आप बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करोगे कि जनरल मीटिंग करनी है और वो लोग आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे और मीटिंग होगी, तो ये अप्रूव ड्राफ्ट ऑफ जनरल मीटिंग। फिर तुमने एक बंदे को ऑथराइज कर दिया सारे जनरल मीटिंग के काम करने के लिए, राइट। फिर आपने अगला ऑथराइजेशन टू बोर्ड लिखा है, वो वही पॉइंट है जनरल मीटिंग वाला ही, पहले वहाँ पर जनरल मीटिंग लिख लो। तो जनरल मीटिंग आपने कंडक्ट की, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और एक बंदे को ऑथराइज कर दिया कि भाई तू चार्ज क्रिएट कर लेना, तेरे ऊपर सारी राइट है, तू कर ले जैसे मर्जी तेरे को लिखना है। फिर वंस द जनरल मीटिंग इज डन, फिर अभी आप MGD 14 फाइल करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन का ROC के पास सेम चल रहा है। MGD 14 फाइल करने के अलावा आप CHG 1 फाइल करोगे या 9 फाइल करोगे, क्योंकि चार्ज क्रिएट करना है ना, रजिस्टर करवाना है, तो वो आपने काम किया अलॉन्ग विद सच पर्टिकुलर्स एज मे बी, ठीक है। ये वाले पर्टिकुलर्स आ गए तुम्हारे अगले पेज पर कि डेट है, डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी की टाइप ऑफ चार्ज क्या है, फलाना ढिमना। आ रहा है? कोई डाउट है कहीं पर भी? आगे आ जाए फिर। हमारा शुल्कम वाला काम का है, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज 80 पहुंच गए, साथ में हो। When any charge on any property or asset of a company or any of its undertaking is registered under section 77, any person acquiring any property, asset, undertaking or part thereof or any share or interest therein shall be deemed to have notice of the charge from the date of such registration। क्या मतलब समझ में आया? जब से उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी और उसको पहले से कोई चार्ज लगा हुआ था, तो वो दूसरा बंदा वो उसी डेट से दूसरा चार्ज पे करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ नोटिस भी है यहाँ पर, तो उसको नोटिस मिल जाएगा ना किसी जब को चार्ज रजिस्टर हुआ है तभी नोटिस देना। नोटिस किसी को हमको देना नहीं है, हम मान के चल रहे हैं। आपने अगर एक चीज़ रजिस्टर करवा ली तो रजिस्ट्रेशन के बाद वो एक बोला गया कितनी बारी की पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। चीज़ जब ROC के पास चली गई है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गई है। अब मान लिया जाएगा, तुम्हें पता है नहीं पता है बाहर में जाओ, हमने मान लिया है कि तुमको पता है, MOA AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हमने मान लिया, तुमने पढ़े हैं, राइट। वैसे ही चार्ज एक बार रजिस्टर हो गया वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो अब व्हेन एनी चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग इज रजिस्टर्ड, जिस दिन वो रजिस्टर हुआ है, एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी और एसेट्स और अंडरटेकिंग्स और पार्ट देयरऑफ, अगर कोई भी इंसान वो प्रॉपर्टी खरीदता है तो हम मान लेंगे कि जिस दिन से इस प्रॉपर्टी का चार्ज हमने रजिस्टर करवाया था उस दिन से सामने वाले को पता है कि उस पर चार्ज क्रिएटेड है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तुम्हारा एक सेकंड पिछला जो पेज है ना, एक सेकंड कहाँ गया, मेरे में तो 331 है, तुम्हारा पेज देखो, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, ये जो एप्लीकेशन वाला जो फ्लो चार्ट था ना, उसके अगले पेज पे टेस्ट योरसेल्फ लिखा है, पढ़ो उसको। समझ आया? पढ़ा है तुमने क्वेश्चन? समझ आया? डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन मतलब कि डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन मतलब जो क्वेश्चन में डेट लिखी है रजिस्ट्रेशन की,
पूछ के रहा है। यहाँ पे लिखा ना चार्ज कब मिलेगा, एंड ऑफ 30 डेज, ठीक है। फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द चार्ज, ऑप्शन है वो, उसमें से एक सही है। अच्छा डेट ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी है आंसर फिर तो बी है भाई। नहीं है। क्या कर रहा है करण, जो अभी अभी तो हमने पढ़ा ना, अभी अभी मैं देखो पढ़ा के लेकर आई, पहले मैंने पढ़ाया फिर क्वेश्चन पूछा है, कहाँ ध्यान है। डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी में लिखा है कि आपको मान लिया जाएगा कि आपको नोटिस है। कब से आपका मान लिया जाएगा, जब से वो रजिस्टर हो गया, उस दिन में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, राइट। अगला डीम नोटिस ऑफ चार्ज वो सिमिलर है अभी कि अगर आपके पास ये पब्लिक डोमेन में है चीज़ें तो आपका डीम नोटिस है कि यू हैव द नोटिस ऑफ दैट चार्ज, यू नो इट। हमारे पास नोटिस हमारे पास आने से जो भी बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो हम मान के चलेंगे कि उसको पता है इस प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ, इफ द चार्ज ऑन इट इज क्रिएटेड और इफ इट इज रजिस्टर्ड, ठीक है। वही लिखा है ना, हैव बीन रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार, इट इज इन पब्लिक डोमेन, सो इट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस डॉक्ट्राइन क्या होता है, मतलब कि पब्लिक को बताएंगे तो वही चार्ज भी वैसा मान लिया जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, हमको पता है यहाँ तक। अगला सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज सेक्शन, दिस चार्ज सेटिस्फैक्शन मतलब पेमेंट हो रही है, पेमेंट हो गई है और वो फिर उससे पूछेंगे चार्ज होल्डर से कि तू सेटिस्फाइड है, तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, फिर स्क्रैच फीस के साथ। क्या होगा, सिंपल, वंस आपने पेमेंट कर दी है तो पेमेंट करने के बाद पता है कितना दिन का टाइम दिया, 300 दिन का, कि 300 दिन में आप अप्लाई कर सकते हो कि देखो वो प्रॉपर्टी याद है जिस पर चार्ज क्रिएटेड था, वो प्रॉपर्टी का मैंने सारा पैसा दे दिया है, अब प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएटेड नहीं है, चार्ज नहीं क्रिएट होना, प्रॉपर्टी गिरवी नहीं होना, प्रॉपर्टी छूटना का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने जिस बंदे के पैसे दिए वो तुम्हारा प्रॉपर्टी वहाँ पर छोड़ देगा, पर इस चीज़ को आरओसी को कौन बताएगा, क्योंकि आरओसी को तो जानना है ना, आरओसी के पास डॉक्यूमेंट आया है तुम्हारा चार्ज क्रिएट होने का, छूटने का तो नहीं आया है, राइट। इसीलिए ही वंस यू मेक द पेमेंट यू विल टेल द आरओसी एज वेल कि भाई ये प्रॉपर्टी मैंने पे ऑफ कर दिया है सब कुछ, तो प्रॉपर्टी छूट गई है, ठीक है। तो आरओसी फिर सामने वाले को बोलेगा अच्छा सुन ये बोल रहा है प्रॉपर्टी छूट गई, सच में छूट गई, तेरे पास पैसा आ गया, वो बोलेगा हाँ, तो फिर ठीक है, फिर ही विल फाइल, फिर आपको सर्टिफिकेट दे देगा सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का कि सारा पैसा आ चुका है, आया। तो कितने दिन में, 300 दिन में मैक्सिमम 300 दिन में आप ये काम कर सकते हो। ये 300 दिन लिखा क्या है, हाँ 30 डेज लिखा, 300 में 300 भी लिखा है ना अगले पैराग्राफ में। पेमेंट का काम नहीं, आप आरओसी को बताने का काम, आरओसी को बताओगे आप 30 से लेकर 300 दिन में, वहाँ पर था ना 30 फिर एक्स्ट्रा 30 फिर एक्स्ट्रा 30, यहाँ पर सीधा लिख दिया, या तो 30 या तो 300 तक में बता सकते हो आप, ठीक है। आगे बात समझ, यहाँ पर 300 को जाने नहीं देगा ना, इनका तो काम की बात है, वो बता देंगे खुद ही, पक्की बात है, कोई डाउट नहीं ना। अब अगला ये तुम आओ, क्वेश्चन सा पढ़ रही हूँ मैं। द कंपनी वाज ऑफर्ड अ टर्म लोन ऑफ 500 करोड़ बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई समझ बात क्वेश्चन की। कंपनी वाज ऑफर्ड अ टर्म लोन ऑफ 500 करोड़ बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एंटायर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ इट्स 2 फैक्ट्रीज सिचुएटेड इन दिल्ली एंड गुड़गांव। After repayment of more than 75% of the loan amount, the financial institution agreed to release fixed assets of one of the factory from the charge. State whether the company can file part satisfaction of charge or it would amount to modification of charge. कुछ क्वेश्चन समझ में आया? 75% इन टोटल लिए दो हाँ। दो एसेट्स की बात कर रहे हैं। 500 करोड़ का लोन लिया और 2 प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, एक प्रॉपर्टी ज़्यादा है ना तो प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, बढ़िया। तो उसने इतना सारा पैसा वापस दे दिया, 500 करोड़ का 75% दे दिया, तो बोला एक प्रॉपर्टी छोड़ दो मेरी, तो ये चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलता है। रूल है कि पार्शियल सेटिस्फैक्शन जैसा कुछ नहीं होता, हम उसको मॉडिफिकेशन फिर भी बोल सकते हैं, पार्शियल सेटिस्फैक्शन नहीं होता, सेटिस्फैक्शन फुल होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। ये दिया हुआ ऊपर तुम रीड करोगे तो समझ में आएगा तुम्हें, मैं वही बोल साथ साथ जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ ना, पैराग्राफ्स में रीड करते जाओगे कहाँ पर क्या है, ठीक है। अगला रिकॉर्डिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को बोल दिया, रजिस्ट्रार तुमको नोटिस देगा, चार्ज होल्डर को नोटिस देगा, वो हाँ बोल देगा, वो रजिस्टर कर देगा। On receipt of intimation, registrar shall issue notice to the holder of such charge calling upon him to show cause within such time not exceeding 14 days as may be specified as to why payment in full should not be recorded। बात समझ आई?
उदाहरण कहाँ पढ़ रहे हैं हम? समझ आया कुछ? नहीं समझ रहा हूँ। नहीं समझ रहा कि समझ रहा हूँ? नहीं समझ रहा हूँ। अगर फुल पेमेंट हो भी है तो सेटिस्फैक्शन बात समझ। फुल यहाँ पर हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, देखो हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा पेमेंट तुमने कर दिया है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जिस पर चार्ज क्रिएटेड है, बढ़िया। इस चार्ज का दो तरीके से मान, नॉर्मल मान शुरू से देखते हैं। एक होता है क्रिएशन, अरे यार एक भी पेन नहीं चल रहा। एक होता है क्रिएशन, दूसरा होता है सैटिस्फैक्शन। क्रिएशन मतलब क्या हुआ कि वो चार्ज क्रिएट किया गया है, राइट, कि वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? उस क्रिएशन के आपने सारे प्रोविजंस पढ़े कि CHG 1 होता है, CHG 9 होता है, ठीक है। ये नॉर्मल के लिए, डिवेंचर होल्डर्स के लिए हमने सब देखा, राइट। अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया है तो आप ये फॉर्म फाइल करते हो। ये फॉर्म फाइल करने पर आप आरसी को बता देते हो कि मेरी एग्जैक्टली ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी एक्स इंसान के पास गिरवी पड़ी है, ठीक है। अगर तुमने बता दिया खुद तो ठीक है, अगर तुमने नहीं बताया तो कोई और बताएगा। कोई और कौन? जिसको तुमने प्रॉपर्टी दी है, ठीक है। अगर तुमने नहीं बताया तो कोई और बताएगा जिसको तुमने प्रॉपर्टी दी है। तो जो चार्ज होल्डर होगा ना, यहाँ पर बता रही है कि जो चार्ज होल्डर होगा, जो प्रॉपर्टी तुम्हारी पकड़ के बैठा है, वो आरओसी को बताएगा। फिर आरओसी तुमसे एक बार पूछेगी कि सोनी जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है? अगर देखो कोई प्रॉब्लम है तो बता। तो फिर वो पूछेगी, अगर तुमने कोई जवाब दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, ठीक है। इवेंचुअली फिर आरओसी उसको रजिस्टर करेगी अपॉन गिविंग यू नोटिस, ठीक है। वो हमने पीछे पढ़ के आए थे। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मतलब कि जो भी था, प्रॉपर्टी जो थी, वो जो गिरवी प्रॉपर्टी थी ना, वो खत्म हो गई, वो पे ऑफ हो गई। बात समझ आया? प्रॉपर्टी पे ऑफ हो गई है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि जो सैटिस्फैक्शन होता है ना, वो कभी भी पार्शियल सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। होता है तो 100% सैटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आया? फिर हमने एक और चीज़ देखी कि जैसे यहाँ पर CHG 1 या 9 फाइल करके आरओसी को बताया जा रहा था कि चार्ज क्रिएटेड है, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स फाइल करके आरओसी को बताया जाएगा कि अब चार्ज छूट गया है, अब पैसा दे दिया है, कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है। तो तुम ये बताओगे, इसके लिए कोई फॉर्म है? CHG क्या था? 4 है ना? तो CHG 4 में तुम आरओसी को बताओगे क्या कि मैंने पे ऑफ कर दिया, ये प्रॉपर्टी छोड़ दे, ठीक है। बात समझ आया? तुमने आपस में ये A और B के बीच में कोई बात हो रही है, A और B के बीच में क्या बात हो रही है कि इसने इससे लोन लिया, इसने इसको पैसा दिया, सब कुछ हो गया। ये सारी बात यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी अपनी बात है। बस ये सारी बातों को आरओसी को बताना है, ठीक है। तो तेरे दोस्तों के साथ घूमने जाएगा, बंदी को बताएगा ना, बस बंदी को बताना है। आरओसी तुम्हारी बंदी है, आरओसी को सब बताना है, सब कुछ बताना है, उसको सब कुछ जानना है, ठीक है। तो नाउ यू विल टेल आरओसी कि भाई देख, वो प्रॉपर्टी याद है, वो लोन याद है, वो गिरवी रखा था, मेरा सामान मेरा छूट गया, मैंने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। तो आरओसी को बताया। आरओसी लेकिन अब वो बंदी तुम्हारी है पर तुम पे पूरा भरोसा नहीं करती, तो वो सामने वाले को पूछेगी। आरओसी विल आस्क द चार्ज होल्डर, चार्ज होल्डर को पूछेगी कि चार्ज होल्डर सच में क्या उसने पैसा दे दिया, ठीक है। तो जो चार्ज होल्डर है उसको टाइम दिया गया, कितना टाइम दिया गया? हाँ, उसको नोटिस दिया जाएगा, जिस नोटिस का उसको 14 डेज में रिप्लाई करना है, ठीक है। वो 14 डेज में रिप्लाई करेगा कि हाँ सच में मेरा पैसा आ गया है नहीं आया। अगर उसने 14 डेज में मना कर दिया तो तुम आगे फिर देखो कि क्या सीन हुआ है क्या नहीं। अगर 14 डेज में उसने रिप्लाई नहीं किया तो तुम मान लो कि हाँ हो चुका होगा, इसलिए ये कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है। बाकी उसने हाँ बोल दिया तो चलो बात ही कोई नहीं। आई बात समझ? ठीक है। तो ये हमने अब तक देखा रिकॉर्डिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज।
आया, यहाँ तक डन है। देन यू हैव सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज विद इन 30 दिन। नाउ सेटिस्फैक्शन ऑफ नॉर्मल फीस होगी, 300 दिन तक अगर आप जाते हो तो एडिशनल फीस भी लगती है, ठीक है। आया, if fails to file within 30 days, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज अगर आपने करा है तो नॉर्मल प्लस एडिशनल, 300 से भी ऊपर चला गया तो नॉर्मल प्लस एडिशनल प्लस कोई कॉन्टोनेशन फीस भी लगती है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा वो डिले की लगती है। यहाँ अगर एड वॉल्यूम फी नहीं है, यहाँ पर एड वॉल्यूम फीस नहीं है, यहाँ पर कॉन्टोनेशन और डिले की आपका डिले की माफी का फीस होता है, कॉन्टोनेशन ऑफ डिले, ठीक है। अगला अब उसने क्या बोला है, एग्जेम्पशन टू आईएफएससी कंपनी। आईएफएससी कंपनीज एक वो कंपनी होती है, इनका अलग स्टेटस है, उनको ऐसा माना जाता है कि वो इंडिया के अंदर भी ऐसी मानी जाती है कि वो आउट ऑफ इंडिया काम कर रही है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाली कंपनीज होती है। कहाँ है, लिख रहा है कहाँ पे लिखा, क्या लिखा, तो कोई छोटा बच्चा है, मैं वैसे यहाँ बैठा कर आगे, ठीक है। तो आईएफएससी कंपनीज विल बी द कंपनीज व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है, बस अभी के लिए इतना जान लो। तो यहाँ तक क्लैरिटी है। जो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज होगा उसका भी एक सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा, वन सेटिस्फाइड, तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है CHG 5 में, बढ़िया। अब आगे जो टेस्ट योर सेल्फ कर लेना, बाद में समरी है। अब ना वापस से समरी पढ़ लोगे। जब चार्ज क्रिएट किया गया था तब बोर्ड मीटिंग फलाना डिमना किया था, राइट, क्योंकि वो अपना रजिस्टर करवाया था। अब दोबारा से सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो रहा है ना, तब भी एक बोर्ड मीटिंग होगी, तब भी तुम्हारा थोड़ा बहुत प्रोसेस होगा, काम होगा। आ रहा है, साथ में हो, करण साथ में है, ठीक है। अगला नोटिस, उसके बाद वही बोर्ड मीटिंग, ताकि डिसाइड करोगे कि कौन बंदा होगा जो CHG 4 फाइल करेगा, उसी को बताने के लिए कि सब कुछ सेटिस्फाइड है। फिर अब CHG 4 इज फाइल्ड, तो सेटिस्फैक्शन के लिए अगर तो कई बार होगा कि ये कहाँ गया, CHG 8 फाइल करना पड़ता है, जो उसने बहुत टाइम का डिले कर दिया आई थिंक, अगर 300 दिन तक हाँ। एंड देन यू हैव एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ चार्ज। अब जो CHG 7 रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन बाय द कंपनी फॉर्म CHG 7 एंड एंटर देयरइन। कंपनीज भी एक रजिस्टर मेंटेन करती होगी कि भाई हमारा इतना इससे लोन चल रहा है, इतना उससे लोन चल रहा है, ये प्रॉपर्टी गिरवी है, ये छुट्टी हुई है, इस पर एक और चार्ज क्रिएट हो सकता है, कुछ भी एक्सेट्रा, राइट। तो उसका CHG 7 में कंपनी मेंटेन करती है, उसमें एंट्री कर देगी कि ये चीज़ डन हो गई, ये चीज़ और होगी, ठीक है। लास्टली क्रिएशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो CHG 5 ROC आपको देने वाला है, सेम लिखा है ना। अब उसके बाद साइनिंग ऑफ साइनिंग ऑफ चार्जेस ई फॉर्म बाय इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। ये बस ज़्यादा याद मत रखो, ये फॉर्म्स है 1, 4, 8 और 9 शैल बी साइंड बाय इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और लिक्विडेटर्स फॉर द कंपनीज अंडर रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन एज अ केस में भी। अगर आपकी कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस पे है या तो डूब चुकी थी और वापस आने के प्रोसेस पे है, ठीक है, तो दोनों केसेस में तुम्हारा बंदा अपॉइंट होता है, एक लिक्विडेटर या तो इंसॉल्वेंसी या ये क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी बेच के या पैसे लाकर लिक्विड करके तुम्हारी प्रॉपर्टी मतलब ना एंटरप्राइज को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, तो ये लोग को सब कुछ सील ऑफ साइन करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। इफ योर प्रॉपर्टी इज अंडर लिक्विडेशन द डॉक्यूमेंट्स शैल आल्सो बी साइंड बाय इंसॉल्वेंसी एंड ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। आई बात समझ? कुछ ज़्यादा नहीं है इसका पढ़ा आपने डब्बे के बाद 2 लाइन 3 लाइन लिखी है, डब्बे वाले पेज पे है। हाँ मुझे डब्बा है। ठीक है। अगला पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सैटिस्फैक्शन इन द एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन ऑफ कंपनी, इन द एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी, सॉरी। तो अब अगर मान लो ये क्या हुआ कि सेटिस्फैक्शन ही यहाँ पर सॉरी पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन की बोली हुई है ना, तुमने पे ऑफ कर दिया ना, तुमने बताया ना, सामने वाले ने बताया, किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया, पर रजिस्ट्रार को पता लग गया, तो रजिस्ट्रार एक नोटिस देगा और फिर बोल देगा कि मैं रजिस्टर कर रहा हूँ ऑन इट्स ओन, ठीक है। देखो, द डेट फॉर विच चार्ज वाज गिवन हैज बीन पेड और सेटिस्फाइड इन होल और इन पार्ट, तो रजिस्ट्रार में एंटर इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन इन द होल और इन पार्ट, वो कर देगा। पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन रिलीज्ड, तो फिर रजिस्ट्रार में एंटर दैट ये पार्ट रिलीज्ड है। अगर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग सीज्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, मतलब मैंने 2 अंडरटेकिंग्स
मैंने 2 अंडरटेकिंग्स थी, दो प्रॉपर्टीज पर चार्ज क्रिएट है, मैंने पे ऑफ नहीं किया होगा या मैंने बोल ही दिया कि मैं क्या जानते मेरे को लोन देना भी नहीं है तो मेरी प्रॉपर्टी ले ले, तो वो प्रॉपर्टी अब मेरी रही नहीं, तो एक तरीके का चार्ज खत्म हो गया ना, राइट। या तो तुम पैसा वापस देते हो या तुम्हारा प्रॉपर्टी बिक जाता है, इसका प्रॉपर्टी बिक गया तो वो भी तो सेटिस्फैक्शन ही है ना एक तरीके का, राइट। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर वो भी एंटर कर लेगा। Above action shall be taken by the registrar notwithstanding the fact that no intimation has been received, or the registrar shall inform affected parties within 30 days of making the entry। ठीक है, आया? तो वो 300 दिन तक वेट करेगा या फिर जब उसको पता लग जाएगा वो मर्जी है, प्रोसेस कर लेगा? मर्जी, कुछ लिखा नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा। अगर पता लग गया तो भी लिखा ना मे मेक एंट्रीज ऑन इट्स, कहाँ कौन कौन कर रहा है, क्योंकि इनको फीस भी तो चाहिए ना, खुद से करेंगे तो फीस का भी नहीं लिखा हुआ कहीं पर। यहाँ तक ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है, रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन बाय आरओसी ऑफिस, ठीक है, वो अपना प्रॉपर चार्ज मेंटेन करते हैं एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स ऑफ एमसीए एक्सेट्रा। ठीक है, इसको रीड कर लोगे, कर पाओगे ना, कर पापर पढ़ोगे और डाउट नहीं कुछ तो मेरे को प्रॉब्लम वहाँ है, तो मैं इसलिए पढ़ना पड़ेगा, या तो तुम 1 घंटा इधर बैठ के जाया करो या आ जाया करो जल्दी जल्दी आओ, पढ़ो यहाँ पर बैठ के, ताकि वो क्योंकि ये ज़रूरी है। दिस एंटायर किताब कैन नॉट बी कंप्लीटेड व्हाइल आई एम टीचिंग यू, यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन एज वेल। यहाँ तक ठीक है। अगला, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, पढ़े चलो फटाफट से। अब यहाँ पर ना एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कई बार कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं कि चलो सब काम उनका चल रहा है, गोइंग कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथ, उस बीच में वो कोई लोन्स लेती हैं, कोई गिरवी रखती है, सामान पे ऑफ करती हैं, एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथ देयर एंड ऑल्सो। पर कई बार कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं यार, उसने लोन ले लिया और वो कंपनी का, कई बार लोग लोन कब लेते हैं जब उनका भाई अति हो जाती है कि अब शायद प्रॉपर्टी अपने पास पैसा नहीं है, लिक्विडेशन नहीं है, सामान गिरवी रख रख के पैसा लाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, राइट। तो इफ एट ऑल मान लो एक कंपनी ने लोन लिया है और वो कंपनी अब जा रही है लिक्विडेशन के तरफ, लिक्विडेशन की तरफ जा रही है मतलब बंद होने वाली है, सब खत्म होने वाले हैं, उसके एसेट्स बिकने वाले हैं, तो फिर उस टाइम पर उस कंपनी के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। इजी, वो लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया जाएगा वो देखेगा कि किस प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रेडिट है, किस पर नहीं है, क्या बेचनी है क्या नहीं बेचनी है, राइट। तो बस ये वहाँ पर ही इसकी बात करेंगे, वही सेम काम होगा बस एक लिक्विडेटर के द्वारा, कुछ खास नया इसमें दिया नहीं। एक बार फटाफट रीड करते हैं, थोड़ा पता रेफरेंस तुम्हें आ जाएगा। Where any person obtains an order for appointment of receiver or manager, or if any person appoints such receiver or person under any power contained in the instrument in relation to a charged property, intimation in the form of notice shall be given to such person to the company and the registrar। तो कोई भी पर्सन किसी कंपनी पर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि भाई अब तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी लिक्विडेटर डील करेगा, तो उस तरीके से डील होने वाली है। तो पहला, केसेस अंडर विच इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड, तुम एज अ कंपनी को तुम बता दोगे, पर्सन शैल बी गिवन बाय सच पर्सन टू द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार, कंपनी एंड रजिस्ट्रार मतलब सामने वाले को बताओगे कि भाई मेरा प्रॉपर्टी मेरा लिक्विडेटर अपॉइंटेड है। ठीक है, आ रहा है, कहाँ अटकी बोल, पक्की बात है, ठीक है। When a person obtains any order of appointment of receiver or a property of a company which is subject to charge, when any person obtains any order of appointment of a person to manage the property, या himself appoints a receiver of the property for any instrument, तो तुम खुद बताते हो किसी को भी जिसके अगेंस्ट तुमने वो चार्ज क्रिएट किया है, राइट। अगला, who shall intimate, intimation shall be given by the person who shall obtain an order। ये क्यों बार बार ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर समझ में आ रहा है क्यों लिखा है, बस पढ़े जा रहे हो। कोई भी बंदा जब लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाना उसके पास, उसकी मान लो नीलामी हो रही है, तो नीलामी ऐसे हम सब मिलके नहीं कर देंगे किसी की, कोर्ट अपॉइंट करता है कि कौन सा बंदा होगा जो नीलामी करेगा, कौन सा बंदा होगा लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। तो ये लिक्विडेशन, कंपनी का नीलाम होना, कंपनी का बंद होना कोर्ट ऑर्डर करता है। अगर आप मंदी है भी आपकी कंपनी बंद होने वाली, कुछ पैसा कुछ नहीं बचा है, तो तुम वो बैंकरप्ट हो गया आदमी बोलते हैं ना, सुना है बैंकरप्सी हो गया, बैंकरप्ट हो गया, ये कौन बोलता है, मैं खुद नहीं बोल सकती। अगर मान लो मैं बैंकरप्ट हो गई हूँ तो मैं खुद नहीं बोल सकती मैं बैंकरप्ट हो गई हूँ, मुझे कोर्ट को बोलना पड़ता है कि कोर्ट सुनो, ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटस है, ये मेरा पोजीशन है, इतना मेरे पास लोन है, इतना मेरे पास एसेट है, ठीक है।
अब मुझे ना एक लिक्विडेटर अपॉइंट करके दो और बता दो मेरा स्टेटस क्या है, मेरा बैंकरप्ट का स्टेटस है। क्यों? क्योंकि फिर अब उसके बाद मेरे जितने भी पेंडिंग लोन होंगे ना, वो कोर्ट बोल देगा कि तुम्हारी किस्मत खराब थी, अब ये बंदा पैसा नहीं दे सकता, ये बैंकरप्ट है। तो बैंकरप्सी का स्टेटस आपको कोर्ट से मिलता है, आपको खुद नहीं मिलता है। आप खुद नहीं लेते हो कि आज से मैं बैंकरप्ट, ऐसा नहीं होता है। यू गेट एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट एंड ओनली। ठीक है, क्लैरिटी है? तो अगर किसी कंपनी का किसी बंदे का लिक्विडेटर अपॉइंट है तो कोर्ट अपॉइंट करके देगा। बात समझ आ रही है? अगर कंपनी डोरमेंट हो गई फिर डोरमेंट होना और लिक्विडेटर अपॉइंट होना सेम बात नहीं होती। बट कंपनी के बंदे को मैं डोरमेंट करता हूँ, मेरा पैसे नहीं है तो ऐसा नहीं होता है, डोरमेंट बात ही अलग होती है। डोरमेंट क्या होता है? कि कंपनी नाम मतलब कंपनी की एक्टिविटीज नहीं हो रही, कंपनी चलेगी नहीं अब, बट फुल वाइंड अप नहीं होगा। कंपनी का डोरमेंट स्टेटस होना अलग बात होती है। पैसा नहीं है उसका ये मतलब नहीं होता। मेरी बात समझ, तेरी मैं बात तेरी समझ गई कि वो चल नहीं रही है, वो तो इसलिए बंद होने वाली है, पर वो ऐसा नहीं होता। आप अगर डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको डोरमेंट मिलता है, वो आप कोर्ट से अप्लाई नहीं करते, वो आप आरओसी को बोलते हो मुझे डोरमेंट स्टेटस चाहिए। ठीक है? और जो तू बोल रहा है, जैसे बोल रहा है, उसके लिए वो डोरमेंट नहीं होता। वो वैसा होता है कि आप मुझे बंद करवा दो, ऐसा एक्टिव करवा दो कि मेरा वाइंडिंग अप हो रहा है, बंद होने वाली कंपनी। तो चलती चलती कंपनी को फिर तो कुछ भी अप्लाई नहीं करेगा। देखो अगर चाहिए नहीं कि वो मेरे को बंद भी कर दे और मैं चलती भी रहूँ और नुकसान में भी रहूँ तो कुछ भी अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है? अगला, who shall intimate? Intimation shall be given by the person who shall obtain such order or the person who himself appointed the receiver or manager as the case may be। खुद से या तो जो बंदा तुम्हारा लिक्विडेटर है वो बता देगा बाकियों को। उसके अलावा फॉर्म CHG 6 है, टाइम लिमिट 30 days है, एक्शन टू बी टेकन है। ऑन रिसीट ऑफ सच नोटिस रजिस्ट्रार शैल ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस रजिस्टर कर लेगा पर्टिकुलर्स को। मार्क करो। कहाँ देखता है फटाफट जब मैं बोलती हूँ सब? तो करण क्लास तो आगे बैठेगा, 3 बच्चों की क्लास में आया। पिछले पेज पे बढ़ा देते हैं। नहीं पहले फॉर्म पे आ गए सोशल हमारे इंटीग्रेट पिछले पेज पे थे सब। कहाँ है? उधर भी लिखा था ना। कल से यहाँ बैठे हैं। हाँ बोल दिया मैंने। नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन व्हेन रिसीवर और मैनेजर सीजेस टू होल्ड सच अमाउंट। यहाँ पर आ रहा है वो भी। नोटिस रिक्वायर्ड व्हेन द रिसीवर और मैनेजर सीजेस टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट। रिसीवर और मैनेजर मतलब वो लिक्विडेटर अब छोड़ रहा है, ठीक है, अब उसको हम निकाल रहे हैं, तो तब भी नोटिस रिक्वायर्ड होता है, तभी भी नोटिस दिया जाएगा। रजिस्ट्रार और कंपनी को ही दिया जाएगा, वो सेम है, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनको अपॉइंटमेंट के टाइम पे दिया था। वहाँ पर CAG 6 था कि 5 6, वहाँ पे भी 6 है। बढ़िया। उसके बाद कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ये वेरी इजी टॉपिक, यू विल हैव टू रीड। क्या है पर ये रीड करना जरूरी है। कंपनी जो है ना वो अपने किताब मेंटेन करेगी ना कि क्या मेरी प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है, क्या छुट्टी हुई पड़ी है, क्या पैसे दे दिया, किस पर इक्विटेबल चार्ज है, किस पर पारी पास हो, किस पर एक्सक्लूसिव क्या है, क्या नहीं, इट विल कीप अ मेंटेन अ प्रॉपर्टी ऑफ इट। हम मम्मी घर पे हिसाब रखती है ना चीज़ों का, तो ये तो पूरी पूरी कंपनी है, राइट? तो वहाँ पर भी हिसाब रखना पड़ेगा। किसी को क्या पता याद ही ना रहे कितना पैसा दे दिया है, मान लो नहीं पता, तो फिर इसलिए ही चार्ज विल बी मेंटेन। वो जो रजिस्टर होगा, लास्ट वाला पॉइंट एक बार पहले मेरे साथ पढ़ो, जो चार्ज होगा, इट शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली एन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज और मॉडिफिकेशन चार्ज शैल बी प्रिजर्व फॉर 8 years। जो रजिस्टर होगा वो लाइफ टाइम प्रिजर्व रहेगा। और वो जो कागज थे जिनके थ्रू हम चार्ज क्रिएट कर रहे थे, वो कोई फॉर्म, कोई CHG 1, कोई 9, ये वाली चीज़ों को 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, क्लैरिटी है? दोनों पार्टी को या सिर्फ कंपनी को? हम इस वक्त सिर्फ हमारी बात कर रहे हैं, जो बंदा चार्ज क्रिएट कर रहा है, जिससे हमने सामान लिया है, गिरवी रखा है जिसके पास, वो नहीं, जो पैसे दे रहा है वो नहीं, वो तो बैंक भी हो सकती है। ठीक है, हम सिर्फ अपनी बात करें, हम चार्जेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम उसी का बंदे को बात कर रहे हैं जिसने अपना सामान गिरवी रखा है, नोबडी एल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है? आगे इंस्पेक्शन ऑफ चार्ज। इंस्पेक्शन मतलब वही चार्ज, वो इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्ट होंगे, क्या वो प्रॉपर्टी की अभी उतनी वैल्यू है कि नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, क्या आपके पास टाइटल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस
the register of charges and the instrument of charges kept by the company shall be open for inspection by any member or creditor of the company by any person on payment of fees. इन लोगों से ऊपर मेंबर और क्रेडिटर को फीस नहीं मांगी, कोई और पर्सन है तो फीस मांगी है, आप आ सकते हो, आके चेक कर सकते हो। कोई और वजह से इट कैन बी कोई मान ले अगर ये दोनों के बदले अगर सॉरी मेंबर क्रेडिटर होंगे जो एक ओनर है एक जो लोन दे रहा है, और उसके अलावा कोई डिवेंचर होल्डर्स हैं, कंपनी के कोई और दूसरे कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी का कोई स्टेक होल्डर है, कोई कंपनी का बड़ा एम्प्लॉय है, कोई प्रमोटर है, सब फलाने ढंग बस है, कोई और स्टेक होल्डर्स होता कंपनी, ठीक है। फिर उनके बाद पनिशमेंट है, पनिशमेंट छोड़ दो। रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, इसके बाद खत्म हो गया वाला। फालतू टॉपिक शुरू हो गए हैं। ये वाला इम्पोर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन वाला इसमें कुछ अजीब अजीब चीज़ें इम्पोर्टेंट लिखी हैं। अच्छे भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, हाँ बस 2-3 पेज रहे फटाफट। रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, सेंट्रल प्रोवाइड्स, ये फर्स्ट लाइन पढ़ रही मैं, प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मिल गया, लास्ट में लिखा है दिस रूल प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट subject to this to be power may on application form number 8 or being satisfied that omission to give intimation to the registrar in favor of satisfaction on charge in the time or omission of misstatement of any particulars in any filing previously made by the registrar in status on charge, ऐसा हुआ है, ठीक है। अगला पैराग्राफ was accidental or due to inadvertence on some other sufficient cause or is not in nature of prejudice to the position of creditor or shareholder of the company, it may on the application of the company on such terms and conditions as per deemed fit and expedient direct rectification or direct extension of time। पूरा ये लोग ना लिखा बहुत सारा है, तुम्हें पढ़ना सिर्फ कुछ कुछ ही है जो मैं मार्क करवा रही हूँ यहाँ पर। देखो फर्स्ट लाइन तुम्हारा पैराग्राफ पढ़ा कि प्रोवाइड्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रैकेट छोड़ो मे ऑन एप्लीकेशन फाइल नंबर दिस और बीइंग सेटिस्फाइड दैट, यानी कि कई बार कुछ कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस या एप्लीकेशन देगी, किस चीज़ का एप्लीकेशन देगी कि ना ये जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है ना उसमें कोई गलती हुई है उसको प्लीज़ ठीक कर दो, ठीक है। अब एक चीज़ मेरी बात समझो, अगर कोई चीज़ रजिस्टर ऑफ चार्जेस में ठीक हो रही है, ठीक है, तो यार इस चक्कर में ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी का कोई नुकसान हो जाए कि भाई मान लो लोन की अमाउंट बढ़ा दी या मान लो लोन की अमाउंट घटा दी तो सामने वाले का नुकसान हो गया। कोई प्रॉपर्टी मेरे पास टाइटल ही नहीं है तो किसी का भी सामने वाले का नुकसान हो गया। तो ये ना अलग अलग तरीके हैं। तो ओमिशन, मॉडिशन, जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी चेंज हो रही है, ऑल्टरेशन ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो। पहला पॉइंट ये, अगर नुकसान हो रहा है तो लंबा प्रोसेस होगा, बस ऐसा नहीं कि भाई गलत है तो गलत लिखा रहे कि नुकसान लेना चाहिए। अगर नुकसान हो रहा है तो लंबा प्रोसेस होगा। यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि यार देख रजिस्टर में ना कोई पंगा हुआ है, उसको ठीक करना है तुझे। तो बोलेगा हाँ ठीक कर देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, पर वो पहले वो सेटिस्फाई करेगा अपने आप को। पॉइंट नंबर ए और बी कि जो ओमिशन है वो है is given the omission to give intimation to the registrar on the of the payment of satisfaction on charge, कि कोई satisfaction of charge के बारे में बताता टाइम पर कुछ गलती हुई है, बस इतना, ब्रैकेट क्लोज। अगला ओमिशन हुआ है, एक मिस स्टेटमेंट, ओमिशन या मिस स्टेटमेंट हुआ है व्हेन पर्टिकुलर रिगार्डिंग प्रीवियसली मेड टू द रजिस्ट्रार विद रिस्पेक्ट टू एनी चार्ज एंड मॉडिफिकेशन देयर, कोई चार्ज क्रिएट करते टाइम या मॉडिफाई करते टाइम कोई गलती हुई थी, ठीक है। ये दोनों चीज़ों की गलती है, सेटिस्फैक्शन की गलती है या क्रिएशन की गलती, और क्या गलती हो सकती है। और ये जो गलती हुई है वो एक्सीडेंटल थी। अगला पैराग्राफ वॉज एक्सीडेंटल और ड्यू टू इनएडवर्टेंस और सम अदर सफिशिएंट कॉज, ठीक है, जिससे और इज नॉट ऑफ अ नेचर टू प्रेजुडाइज द पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। प्रेजुडाइज मतलब हार्म करना या किसी की खराब करना। तो जो भी चेंज है, जो भी ओमिशन है, उससे किसी का भी हार्म नहीं होने वाला है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस सब चक्कर में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा, लास्ट में देखो एंड कंडीशन डीम फिट एंड जस्ट एंड एक्सपीडिएंट, डायरेक्ट क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन और ऑफ द ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर, डायरेक्ट कर देगा कि ठीक कर दो, डायरेक्ट कर देगा एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सेटिस्फैक्शन इफ सच फाइलिंग इज नॉट इवन मेड इन 300 दिन, ठीक है। आया बताओ
समझ आया? टॉपिक समझ आया? कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं ठीक करना है, बोलेगा कर लो बस। अगला ये डब्बा सिर्फ ऊपर वाला पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। The central government is empowered to permit rectification only in respect of misstatement or commission of or omission होगा यहाँ पर, और omission of particulars and does not permit rectification which would amount to determination of the validity of charge और deletion of charge, या ऐसा कुछ बड़ा नहीं होगा, सिंपल छोटी मोटी गलतियाँ ठीक करेगा। ठीक है, आगे अभी satisfaction of charge में डिले किया और फिक्स कर दिया, सही है। ये कुछ नहीं है, ये केस स्टडी है जहाँ पर वो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को फाइल करने में डिले हुआ, उन्होंने पेनल्टी दी और फिर वो ठीक है हो गया फिक्स, ऐसा कुछ खास नहीं है। फॉर्म से मार्क कर लेना। बस लास्ट सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, वहाँ पर आ जाओ स्ट्रेट। Search and status report. A search and status report traces the history of the company's property and how it has charged or mortgaged its assets and various banks' financial statements, etc. over a period of time before reaching the present bank that has demanded for the search and status report. कुछ समझ आया? जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को लोन देता है तो चेक तो करेगा ना कि क्या इसका कितना प्रॉपर्टी गिरवी हो रखा है, क्या इसका रिपोर्ट है, क्रेडिट रेटिंग क्या है क्या नहीं, तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट मानता है। बिफोर गिविंग लोन इंस्पेक्शन होती है, बस इतना। सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन, अ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय सीएस इन द प्रैक्टिस इट हेल्प्स बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेंडर्स टू टेक कॉन्शियस डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि इनको कितना लोन देना है, क्वांटम, क्रेडिट फैसिलिटी क्या होगी, कितना टाइम का लोन देना है, इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड, क्या चीज़ का चार्ज क्रिएट होगा एक्सेट्रा। इट आल्सो हेल्प्स इन टेकिंग ऑन इन्फॉर्म्ड एंड स्पीडी डिसीजन। ठीक है, बाकी जो स्टेटस रिपोर्ट होगा उसके अंदर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे और क्या क्या डिटेल्स होंगी, ये सारा लिखा हुआ है, नेम ऑफ कंपनी फलाना ढिमना। आगे आ जाओ। अ सर्च रिपोर्ट ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी और द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द कंपनी, पूरा हिस्ट्री देखता है क्या क्या, हु इज द ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हाउ इट हैज मॉर्गेज विद वेरियस बैंक्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि वो प्रॉपर्टी किस किस के पास कितना कितना टाइम किस किस अमाउंट के लिए मॉर्गेज हुई थी और छूट गई या नहीं छूट गई। ठीक है, अगला पैराग्राफ, a search report is usually prepared and drafted by professionals who are visiting the registrar's office and inspecting the property documents, issuing the certificates to the bank stating the facts about the company. आ रहा है समझ? बेसिक कि नॉर्मल प्रोफेशनल्स बनाते हैं, इतना तुम्हें दिक्कत की बात नहीं है। बाकी फॉलोइंग बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है। फॉलोइंग बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्जिस्टिंग लोन ऑफ द कंपनी इज गिवन बाय द सीएस थ्रू सच रिपोर्ट। क्या लोन चल रहा है, एड्रेस क्या है, किसके पास लोन चल रहा है, चार्ज होल्डर कौन, जिसके पास लोन चल रहा है, जिसके पास आपका सामान गिरवी पड़ा हुआ है, टाइप ऑफ चार्ज का क्रिएट हुआ है, अमाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आ रही है बातें समझ? एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन MCA 21, जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होंगे वो MCA 21 पर होंगे, उसको एग्जामिनेशन करना अलाउड है। ठीक है, वो चेक हो सकता है ऑन पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फीस। तुम्हारा यहाँ पर वेबसाइट ऑल्सो प्रोवाइड, थर्ड पैराग्राफ, द वेबसाइट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर व्यूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और पब्लिक ऑन द पेमेंट ऑफ फीस। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड ये वाले डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट चार्ज। आज भी अगर मुझे किसी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखना है, मैं बस क्लिक ऑफ अ बटन गूगल पे जाके देख सकती हूँ, इतना मुश्किल नहीं है वो। ठीक है, वो देख लिया। हाउएवर देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नॉट अलाउड टू द पब्लिक, फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेट्रा हैं, चलेगा एग्जाम। फिर तुम्हारा चेकलिस्ट रहने दो, ये वो है कि क्या क्या सर्च रिपोर्ट अगर बनानी तो क्या क्या चेक करना पड़ता है, इसको एक रीड मार्क करके छोड़ देना। आगे तुम्हारा आ जाओ, अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस रिलेटेड चार्जेस टू जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये तो केस लॉस है ना सारे। हाँ, ये काम की मुझे लग नहीं रही, रहने दो बस, चलेगा फिर यहाँ पर खत्म करते हैं।